इसीलिए कहते हैं कि डाकू सुल्ताना को कोटद्वार, नजीमाबाद, बिजनौर, हल्द्वानी यहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते थे। डाकू सुल्ताना के मरने पर लोगों ने कई दिन तक खाना नहीं खाया था। आप खुद सोचिए कि वो डाकू कैसे हो सकता है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। हजारों लड़कियों की उसने शादियां करवाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों को एक कहानी हमेशा सुनाई जाती रही है कि और वो कहानी है डाकू सुल्ताना के बारे में। हमने भी अपने बड़ों से वही सुना और आपने भी शायद अपने बड़ों से वही सुना होगा। एक ऐसी कहानी डाकू सुल्ताना के बारे में सुनाई गई कि डाकू सुल्ताना डाकू कैसे बना। आपने सुना कि बचपन में एक बार डाकू सुल्ताना ने सिर्फ एक अंडा चुराया था। अंडा चुरा के जब वो अपने घर लेकर आया तो उसकी माँ ने उसे अंडा वापस करने के लिए नहीं कहा, बल्कि अंडा रख लिया था। इसीलिए वो फिर उससे बड़ी चोरी करता गया, फिर बड़ी चोरी करता गया और वो एक दिन डाकू सुल्ताना बना। और दूसरी कहानी उसके बारे में ये सुनाई गई कि डाकू सुल्ताना को जो है तेल पेलने वाले कोल्हू में 3 दिन तक पेला गया था। पहले दिन उसकी टांगे, दूसरे दिन शरीर, तीसरे दिन फिर उसको पूरा कोल्हू में पेल दिया गया था। और तीसरी कहानी ये बताई गई कि जब डाकू सुल्ताना से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तब उसने कहा था कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ से मिलने पर जब वो अपनी माँ से मिला तो कहते हैं कि उसने चाकू से अपनी माँ की जीभ काट ली थी। कि किसी ने पूछा कि जीभ क्यों काटी गई तो उसने कहा कि इस माँ ने अगर पहले दिन मुझे अंडा चोरी करने से रोक लिया होता तो शायद आज मैं डाकू ना बनता, मेरा ये हश्र ना होता। अमूमन यही कहानी हमने बचपन में सुनी और शायद अगर जानकारी ना होती तो हम भी बच्चों को यही कहानी सुना देते। लेकिन दोस्तों, डाकू सुल्ताना ऐसा बिल्कुल नहीं था। डाकू सुल्ताना का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा हम लोगों ने बना दिया या हम लोगों ने उसके बारे में जैसी धारणा बना ली। दरअसल डाकू सुल्ताना कोई डाकू नहीं, बल्कि आज की डेट में कहा जाए तो वो एक क्रांतिकारी थे। मैं आपको बता दूं कि डाकू सुल्ताना अंग्रेजों से बेहद नफरत करने वाला व्यक्ति था और वो एक ऐसा डाकू था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। आज हम चर्चा करेंगे डाकू सुल्ताना के बारे में कि डाकू सुल्ताना डाकू क्यों बना और क्या क्या उसके साथ हुआ उसका। तो दोस्तों, डाकू सुल्ताना को कहते हैं कि वो एक भातु समुदाय से था जो महाराणा प्रताप के उनकी सेवा में रहते थे और बहुत ही उनके वफादार हुआ करते थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कहते हैं कि डाकू सुल्ताना का जो पूरा परिवार था वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक हरथला नामक गांव में आकर रहने लगा। उस समय हरथला एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आज हरथला मुरादाबाद का एक पूरा मोहल्ला बन गया है। उस समय एक ये गांव होता था। उसी समय अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि उन्होंने उसी की जद में सुल्ताना के माँ बाप भी आए, उसका परिवार भी आया। उस वक्त सुल्ताना एक सामान्य बच्चा था, 17 साल की उम्र थी उसकी और अंग्रेज़ों का अत्याचार सहते सहते उसमें उसके माता पिता का निधन हो गया। और अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया कि उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसी नफ़रत भर गई कि उसने कहा कि अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। और अंग्रेज़ों की नाक में दम करने के लिए ही उसने 17 साल की उम्र में पहली बार वो जेल गया और जेल से छूटने के बाद उसने अपनी एक गैंग बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। हल्द्वानी के पास, नैनीताल जिले में हल्द्वानी के पास एक जगह पड़ती है गड़प्पू। गड़प्पू पर उसने अपना ठिकाना बनाया। गड़प्पू के जंगलों में वो रहने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों की दबस उस जंगल में बढ़ने लगी और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर सुल्ताना को पता चला कि अंग्रेजों का जो देहरादून के लिए जो असले वगैरह वहाँ से निकलते हैं, जो उनके काफिले निकलते हैं, तो वो जिला बिजनौर के नजीमाबाद के पास से गुजरते हैं। और वहाँ पर नजीमाबाद में लगभग 450 साल पुराना एक बादशाह थे, निज़मुद्दौला, जिनका किला अंग्रेज़ों ने कब्जा लिया था और उनको जेल में डाल दिया था। उनका किला पूरी तरह से अब अंग्रेज़ों के कब्जे में था। डाकू सुल्ताना ने अपनी पूरी गैंग के साथ मिलकर उस किले पर कब्जा किया और उसे अपना अड्डा बना लिया। बताते हैं कि वहाँ से उसने नजीमाबाद थाने तक गुफा बना रखी थी और वहाँ एक तालाब है। उस तालाब में कहते हैं वो लूटा हुआ जो भी धन होता था वो सारा धन उस
तालाब में रखता था और उस तालाब में कहते हैं कि उसके घोड़े तक चले जाते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके अंदर वो अपना सारा सामान रखता था, ये सच है। और उसने अपने उस किले से नजीमाबाद तक गुफा बना रखी थी, जहाँ से कहते हैं समय पड़ने पर वो थाने से हथियार वगैरह लेकर वापस लौट आता था। अंग्रेजी सरकार उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती, लेकिन थाने से लेकर पूरे उस एरिया तक सुल्ताना के जो मुखबिर थे, जो जासूस थे, वो इतने सक्रिय थे और इतने विश्वास पात्र थे कि हर बार डाकू सुल्ताना उनसे बच निकलता था। हार कर अंग्रेजों ने लंदन से एक सरकारी अफसर को बुलाया जिसका नाम फ्रेडी यंग था। फ्रेडी यंग आकर उसने सबसे पहले ये एक खाका तैयार किया कि हम किस तरह से डाकू सुल्ताना को पकड़ सकते हैं। और डाकू सुल्ताना को पकड़ने के लिए उसने सबसे पहली नीति बनाई कि उसके जो विश्वास पात्र थे उनको लालच देकर तोड़ा जाए। वहाँ पर उनका जो सबसे विश्वास वाला व्यक्ति था उसको उसने अपने फेवर में कर लिया और वो सुल्ताना के साथ भी संपर्क में रहा और उधर वो फ्रेडी यंग के संपर्क में रहा। बताते हैं सारी जानकारी वो फ्रेडी यंग को देता रहा और उसी की जासूसी की वजह से डाकू सुल्ताना पकड़ा गया। डाकू सुल्ताना को पकड़ने के बाद हल्द्वानी की जेल में रखा गया और हल्द्वानी की जेल से फिर उसे आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया और 7 जुलाई 1917 को उसको जो है फांसी दे दी गई। तो सुल्ताना को ना तो कभी कोलू में पेला गया और ना ही कभी उसने अंडा चुराया। वह एक क्रांतिकारी था जो अंग्रेज से लड़ते लड़ते मरा। फ्रेडी यंग सुल्ताना से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए माफ़ी की मांग करूंगा और तुम्हें फांसी से बचा लूँगा। लेकिन सुल्ताना ने मना कर दिया और उसने फ्रेडी यंग से कहा कि बस मेरा एक काम करना, मेरा एक 7 साल का बेटा है जो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह चोर बने, आप उसे एक अच्छा इंसान बनाना ताकि वो एक नेक इंसान बन सके और डकैत ना बने। फ्रेडी यंग से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत प्रभावित हो गए थे। खैर वो फांसी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने सुल्ताना के उस बेटे को लंदन अपने साथ ले गए और बेटे की तरह पाला और पाल पोस कर बड़ा कर वह भी एक सेना में बड़ा अधिकारी बना। उसके बारे में आगे ज़्यादा क्या है जानकारी नहीं है। और अब बात करते हैं हम डाकू सुल्ताना के कैरेक्टर के बारे में कि वो किस तरह का डाकू था। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पूरे जीवन में सुल्ताना ने कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा। उस पूरे एरिए का बिजनौर से लेकर कोटद्वार और इधर हल्द्वानी तक, इस एरिए में उसका पूरा आतंक कहिए, आतंक सिर्फ अंग्रेजों के लिए था या उन लोगों के लिए था जो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे और देश के लोगों का खून चूस रहे थे। वो सिर्फ उन लोगों को लूटता था, उन लोगों के यहाँ डाका डालता था जो अंग्रेजों के हमराह थे और अंग्रेजों से पैसा लेते थे, अंग्रेजों से धन दौलत लेते थे और गरीबों का खून चूसते थे। वो सिर्फ उन लोगों से पैसा लूट कर और उन गरीबों में बांट देता था। इसीलिए कहते हैं कि डाकू सुल्ताना को कोटद्वार, नजीमाबाद, बिजनौर, हल्द्वानी यहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते थे। डाकू सुल्ताना के मरने पर लोगों ने कई दिन तक खाना नहीं खाया था। आप खुद सोचिए कि वो डाकू कैसे हो सकता है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। हजारों लड़कियों की उसने शादियां करवाई और जिसके माँ बाप नहीं होते थे डाकू सुल्ताना खुद कन्यादान करता था। ऐसे थे डाकू सुल्ताना। तो दोस्तों, डाकू सुल्ताना के बारे में जो भी मनगढ़ंत कहानियां अभी तक हमने सुनी या हमें सुनाई गई उन पर आप ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी नज़र में डाकू सुल्ताना एक क्रांतिकारी था, है और शायद उसे एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और दोस्तों, सुल्ताना के खास बात एक और बता दूं कि वो जब किसी के घर में डाका डालता था सबसे पहले वो उसको बता देता था। वहाँ के मैं बताऊं कि कोटद्वार के एक जमींदार थे उमराव सेठ के यहाँ उसने चिट्ठी भेजी कि हम तुम्हारे यहाँ इस तारीख को डकैती डालने के लिए आ रहे हैं, अगर बचा सकते हो तो बच लो। क्योंकि जो उमराव थे वो अंग्रेजों के बड़े हमराह थे और सारा गरीबों का खून चूस कर वो अंग्रेजों को दिया करते थे। उमराव जान ने क्या किया, एक चिट्ठी थाने के लिए लिखी और अपने नौकर को लेकर उसको कहा कि तुम जाओ और इसे कोटद्वार थाने में दे आओ। नौकर अपना घोड़े से जब जा रहा था, रास्ते में एक झील पड़ती है, दोस्तों झील का मैं नाम भूल चुका हूँ। वहाँ पर सुल्ताना अपने कुछ साथियों के साथ नहा रहा था और सुल्ताना की जो ड्रेस पहनता था वो भी
पुलिस की ड्रेस ही होती थी, सिपाहियों की ड्रेस की तरह ही मिलती जुलती होती थी। उस नौकर ने सोचा कि कोर्ट द्वार तक क्यों जाएं, जब पुलिस यहीं मिल गई तो हम ये यहीं दे देते हैं। उसने क्या किया, वो चिट्ठी उसको दे दी। सुल्ताना ने जब वो चिट्ठी पढ़ी उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बाद में जाकर उमराव जान की हत्या कर दी। कहते हैं सुल्ताना खून खराबा नहीं करना चाहता था, वह इससे बचना चाहता था, लेकिन जब अति होती थी और कोई और ऑप्शन नहीं होता था तब उसे हत्या करने से भी गुरेज नहीं था। तो दोस्तों ये थी डाकू सुल्ताना की कहानी। आप डाकू सुल्ताना के बारे में जो गलत सुना, अंडे वाली कहानी झूठी है, कोल्हू में पेलने वाली कहानी भी झूठी है, उसको फांसी दी गई थी। और अभी इससे अगली वीडियो में मैं आपको अगर आप लोग डाकू सुल्ताना का किला देखना चाहते हैं, गड़प्पू का जंगल देखना चाहते हैं और वो जेल देखना चाहते हैं जहां डाकू सुल्ताना को रखा गया था, तो मेरा एक ब्लॉग चैनल है राणा धीरेन्द्र साईं ब्लॉग। आप उस चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको उस चैनल पर वो सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।